नमस्कार, अनादि टीवी के खास कार्यक्रम अटेंशन में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज वर्मा। आज बात मध्य प्रदेश कांग्रेस द्वारा पार्टी मुख्यालय में की गई फंडिंग की, जिसकी वजह से प्रदेश की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है और कांग्रेसी नेताओं के माथे पर टेंशन की लकीरें खिंच गई है। तो बीजेपी नेता इसे मुद्दा बनाकर कांग्रेस के प्रदेश प्रमुख कमलनाथ और राहुल गांधी को चौतरफा घेरने में जुट गए हैं। कांग्रेस की फंडिंग पर बीजेपी के एक्शन और कांग्रेस के टेंशन पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कांग्रेस हेडक्वार्टर को एमपी से फंडिंग, दिल्ली भेजे गए 106 करोड़ रुपए। 2016 से लेकर 2019 के बीच भेजी गई है ये रकम। नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ को बताया है गजनबी। जी हां, आयकर विभाग की एक रिपोर्ट ने मध्य प्रदेश की सियासत में तहलका मचा दिया है। आयकर विभाग के मुताबिक साल 2000 से लेकर 2019 के बीच मध्य प्रदेश कांग्रेस ने दिल्ली कांग्रेस हेडक्वार्टर में करीब 106 करोड़ से ज्यादा की राशि भेजी है। इसकी आय के स्रोत भी नहीं दर्शाए गए हैं। इतना ही नहीं, आयकर विभाग ने बाकायदा तारीख और साल के साथ इसकी पूरी जानकारी दी है। वही आयकर विभाग की इस रिपोर्ट के बाद प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ और राहुल गांधी पर हमला कर दिया है। इस दौरान डॉक्टर मिश्रा ने कमलनाथ की तुलना मोहम्मद गजनबी से की और कहा कि जिस प्रकार से गजनबी ने देश का पैसा बाहर पहुंचाया, उसी तरह कमलनाथ ने पूरी फंडिंग राहुल गांधी के कुपोषण को दूर करने के लिए कर दी है। हम कहते थे कि वल्लभ भवन को दलालों का अड्डा बना दिया कमलनाथ जी ने, आप मानते ही नहीं थे। अब तो खुलासा आप ही लोगों ने किया है, अब तो मान जाओ। अब आपको भी लगता होगा कि खजाना खाली है का राग क्यों अलपता थे कमलनाथ जी। महिला बाल विकास का कुपोषण का पैसा राहुल बाबा के कुपोषण के दूर करने पे लगा रहे थे। सोशल वेलफेयर का पैसा गांधी वेलफेयर में जा रहा था राहुल बाबा के। विदेश यात्राओं पे उनकी पे खर्च कर रहे थे। सिंधिया जी ने इसीलिए अपने आप को अलग कर लिया था उस दौड़ से, क्योंकि भातो जी बोली लग रही थी कि कौन उगाई ज्यादा करके देगा। गरीबों के खून पसीने की गाढ़ी कमाई जिस तरह से कमलनाथ जी ने लूटी है इस मध्य प्रदेश में, और लूट कर जिस तरह से बाहर भेजी है, तो मोहम्मद गजनबी की याद आती है। वो गजनबी जो विदेश से आया और भारत का पैसा लूटकर विदेश में ले गया, ऐसे ये मध्य प्रदेश के गरीबों का पैसा लूटकर कमलनाथ जी ने जघन्य पाप किया है। तो आपने सुना मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को, जिन्होंने सीधे सीधे कहा है कि कुपोषण के पैसे से राहुल गांधी का कुपोषण दूर किया गया था। सोशल वेलफेयर का पैसा राहुल गांधी के वेलफेयर में गया था। अब बात कांग्रेस नेताओं की, जिन्होंने ना तो आयकर विभाग की रिपोर्ट पर कोई जवाब किया और ना ही डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के आरोपों पर पलटवार, बल्कि गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को उनका ही दायित्व याद दिलाने लगे। जी हाँ, कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता से जब फंडिंग को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि गृह मंत्री मध्य प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर को देखें और अगर कोई फंडिंग हुई है तो उसकी जांच कराएं। नरोत्तम मिश्रा जी को इस बात में ज़्यादा ध्यान लगाना चाहिए कि मध्य प्रदेश में रोज़ बलात्कार हो रहे हैं, रोज़ जो है लूटें हो रही हैं, रोज़ अपहरण हो रहे हैं, लोग जो है पूरी जो परिस्थितियां हैं बर्बाद हुई पड़ी हैं मध्य प्रदेश की। तो जो लॉ एंड ऑर्डर का जो काम उनको दायित्व सौंपा है, प्रदेश की जनता जो है अपने टैक्स के पैसे में से उनकी तनख्वाह निकाल के देती है उनको, इस बात का वो जवाब दें। और चूंकि उन्हें इस बात का स्मरण रहना चाहिए कि वो इस प्रदेश के गृह मंत्री हैं, कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, सुदर्शन है। तो ऐसे आदमी के मुंह से केवल आरोप अच्छे नहीं लगते, वो जो है इस बात का जवाब दें, इसके तथ्य रखें ना सामने जनता के, जांच करें और बताएं कि कहाँ पर गया, किस बैंक में पैसा गया। इस प्रदेश में तो जो है चेक से रिश्वत लेने वाले लोग भरे पड़े हैं, वहाँ पर जो है ऐसी बातें कर रहे हैं। बताएं कि कहाँ पे गया है पैसा, उसकी जांच करके सामने रखें तथ्यों को। केवल जो है हवाबाजी करना और बयान देना ये उचित चीज़ थोड़ी है, तो गलत चीज़ है। 10 अकबर रोड स्थित कांग्रेस मुख्यालय में की गई फंडिंग को लेकर जहां बीजेपी सवाल कर रही है, तो वही कांग्रेस उस सवाल से बचती नजर आ रही है। और बचे भी क्यों ना, कांग्रेस नेताओं के पास जवाब ही नहीं है। बहरहाल आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता रहेगा, लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल यही है कि आखिर 15 साल सत्ता से दूर रहने के बाद भी कांग्रेस के पास ये पैसे कहां से आए? क्या उन्होंने सदस्यता अभियान के नाम पर कार्यकर्ताओं से पैसे जुटाए, या फिर प्रदेश के गृह मंत्री जो आरोप लगा रहे हैं कुछ वैसा ही हुआ है? ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।
तो सुना आपने फंडिंग के सियासी फंडे पर क्या कहना है बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं का। हालांकि मामले में कांग्रेस ने जहां जांच की बात कही तो वहीं प्रदेश सरकार ने भी कांग्रेस नेता की इस बात को मानते हुए आयकर विभाग से चर्चा कर ईओडब्ल्यू जांच करने को कहा है। लेकिन इन सबके बीच ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब आयकर विभाग और आम जनता को जानने हैं। तो फंडिंग पर कांग्रेस के टेंशन पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है अनादि टीवी के एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया और ब्यूरो हेड ब्रजेश चौक से। प्रभु जी, कुछ दिन पहले की बात है, बीच चुनाव का समय था। बीडी शर्मा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कुछ अफसरों पर सवाल उठाते हैं, कुछ नेताओं पर सवाल, कुछ कंपनियों पर। इसके बाद ताबड़तोड़ छापे पड़ते हैं। इनकम टैक्स से कहा जाता है 200, 500, 1000 करोड़ की बेनामी आय पकड़ी गई है। 3-4 दिन के बाद ये पता नहीं चलता कि किसके यहाँ से कितने हैं, किसके तार किस पार्टी से जुड़े हैं या किस अफसर से जुड़े हैं। मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है और ये जांच का विषय कि इनकम टैक्स अब जांच कर रहा है। अब आज क्योंकि ये पुराना मामला है, हमने देखा था कि जब चुनाव के पहले ये भोपाल में जब इनकम टैक्स से छापे पड़े थे, उसमें कहा गया था कि कांग्रेस नेताओं के सीधे कनेक्शन है। कुछ उसमें सेलेक्टिव लीक्स हुए थे जिनमें कुछ चुनिंदा नाम निकले गए थे कि कितना पैसा किसको कहाँ कहाँ दिया गया है। अब आज अगर नरोत्तम मिश्रा ये बात कर रहे हैं और कांग्रेस की ओर सफाई नहीं दे रही, कांग्रेस उनको ये कह रही कि गृह मंत्री का काम है कि वो रेप देखे, लॉ एंड ऑर्डर देखे, तो गृह मंत्री का काम ये भी है कि अगर कहीं से अवैध वसूली की गई है या कहीं से 2 नंबर में पैसे भेजे गए हैं या ऐसी एक बड़ी रकम भेजी गई है जिसका सोर्स नहीं आप बता पा रहे हो, तो इसकी जांच भी गृह मंत्री का काम है। तो अब ये मान के चलें कि जो कांग्रेस ने एक लाइन खींचने की कोशिश की थी अपने पिछले 15 महीने के कार्यकाल में, उस लाइन को नरोत्तम मिश्रा या बीजेपी बड़ी करती जा रही है। और इस लाइन ये कह सकते हैं कि वो लक्ष्मण रेखा खींचने की कोशिश है कि इसकी चपेट में कई सारे लोग आएंगे जिनको झुलसने के लिए तैयार रहना चाहिए। देखिए मनोज जी, ये मामला सीधा सीधा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है। इसमें राज्य शासन का अभी तक तो कोई लेना देना दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल, चूँकि ये जब लोकसभा के चुनाव चल रहे थे मई में पिछले साल, उस दौरान ये छापे पड़े थे, इनकम टैक्स विभाग ने मारे थे। कमलनाथ उस समय मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, उनके ओएसडी, उनके जो निज सचिव और बाद में उनके सलाहकार रहे सरकार में, उनके यहाँ भी छापे पड़े थे। और इसके कनेक्शन दिल्ली तक निकाले गए थे। कई जगह एक साथ इनकम टैक्स ने रेड की थी और बड़ा 280 करोड़ से ज़्यादा का अमाउंट उन्होंने बताया था जो अवैध लेन देन हुआ है। उसमें एक अश्विनी मिश्रा के यहाँ से नकदी भी पकड़ी गई थी, जो कहा गया कि हवाला के जरिए पैसा इधर उधर किया जाता है। और पूरा की शुरुआत जो हुई थी इस पूरे मामले की, तो जबलपुर में एक हवाला व्यापारी पकड़ा गया था। वहाँ से इसके तार जुड़ते चले गए थे कि धीरे धीरे हवाला का पैसा एक राजनीतिक दल के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और वो चीज़ें, चुनाव का दौर था लोकसभा चुनाव का, उस समय ये कार्रवाई हुई थी। बिल्कुल, वहाँ से ये जांच चली और उसके बाद उस समय भी कमलनाथ जी का नाम आया था। उनके दिल्ली के बंगले का भी जिक्र हुआ था, वहाँ से जहाँ पैसा गया उसका भी जिक्र हुआ था। अहमद पटेल का भी नाम, कुछ कागज़ ऐसे दिखाए गए थे। हालांकि उनकी पुष्टि किसी ने नहीं की, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी नहीं की, ये खंडन भी नहीं किया। लेकिन चूंकि कागज़ पे सील ठप्पा इनकम टैक्स विभाग का था, तो ये माना गया कि उन्हीं के यहाँ से निकले हुए कागज़ हैं। तो पूरी की पूरी एक लिंक जो है राजनीतिक दल की जो फंडिंग की थी वो पकड़ी गई थी। और उसी को लेकर ये दूसरा लीक हुआ है, जो 406 पन्ने की एक रिपोर्ट दी गई है, उसमें 106 करोड़ रुपए देने का जिक्र हुआ है जो तुगलक रोड पे। बिल्कुल, तो वो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि राजनीतिक दलों की किस तरीके से लेन देन होता है, कहाँ से पैसे आते हैं। और स्वाभाविक तौर पर यदि ये, चूँकि अब तो राजनीतिक चंदा लेना जायज़ है, उसके लिए बाकायदा बॉन्ड भी, इलेक्शन बॉन्ड भी सरकार जारी करने का चुनाव आयोग ने प्रावधान कर दिया। यदि वहाँ का पैसा है तो वो इस जरिए से नहीं जाना चाहिए था। बिल्कुल, यदि सदस्यता राशि का पैसा है तो भी इस जरिए से ऐसा नहीं जाना चाहिए था कि जो अनअकाउंटेड हो। वो पैसा यदि सदस्यता राशि आती है तो स्वाभाविक पार्टियां अपने खाते में दर्ज करती हैं, उसको शो करती हैं, तो वो उसका जाने का तरीका लीगल हो सकता है। और कार्यकर्ता राशि इतनी रहती भी नहीं सदस्यता का। हाँ जी, बिल्कुल। देखें हम तो 5 रुपए लेते, 18 करोड़ सदस्य हैं, तब भी 90 करोड़ राशि होती है। कहीं ना कहीं तो इस मामले में पेंच है जो इसको लेकर इनकम टैक्स जांच कर रही है और बार बार रिपोर्ट इसकी आ रही है, चर्चा हो रही है। तो इसकी जांच होनी चाहिए। और राजनीतिक दलों में यदि हम कहें कि देश के जरिए देश के राजनीतिक सिस्टम में शुद्धता आती है तो इसका स्वागत करना चाहिए, चाहे कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कोई भी दल हो। क्योंकि आज एक पार्टी का निकला ऐसा मामला, हो सकता है कल किसी और पार्टी का निकल जाए। यदि क्योंकि सिस्टम ऐसा होगा तो सभी जगह वो एप्लीकेबल होगा। लेकिन यहाँ जो भूपेंद्र गुप्ता जी कह रहे हैं और जो नरोत्तम मिश्रा जी कह रहे हैं, उस पर मैं जरूर कहना चाहूँगा। बिल्कुल, नरोत्तम मिश्रा प्रदेश के गृह मंत्री हैं। यदि गड़बड़ी हुई है, वो जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं कुपोषण का पैसा मध्य प्रदेश का एक पार्टी के हित में खर्चा किया गया, इकट्ठा किया गया, तो जांच उनको बैठाना उनका दायित्व है कि वो इसकी जांच कराएं, क्योंकि वो सरकार में है। बिल्कुल,
जब मुख्यमंत्री स्व सहायता समूह पर पहले भी जब वो विपक्ष में थे तब भी सवाल उठा चुके हैं। जब वो इसके पहले मुख्यमंत्री थे तो तब उनने जो एग्रो के जरिए जो काम दिया जा रहा था पोषण आहार का, उसको स्व सहायता समूह को देने का निर्णय लिया था। कमलनाथ सरकार आई, उनने वापस उसको जो है एग्रो के जरिए फिर प्राइवेट ठेकेदारों को देने का निर्णय लिया था, जिसकी भर्त्सना भी हुई थी, एक तरीके से कहें क्रिटिसाइज किया गया था सरकार को सब तरीके से। बिल्कुल। अब शिवराज सिंह चौहान ने फिर वो इसी को सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को देने का निर्णय लिया है। लेकिन जो भूपेंद्र गुप्ता कह रहे हैं कि यदि गड़बड़ी हुई है तो सरकार है, आप जांच कराइए, उसके बाद बोलिए। आप जांच नहीं करा रहे हैं, केवल बयानबाजी दे रहे हैं, तो बिल्कुल जैसा कि कमल पटेल कृषि मंत्री वाला मामला था, बिल्कुल वैसे ही मामला सामने हो जाता है कि वो पूरे समय तो कर्ज माफी के खिलाफ बात करते हैं, कर्ज माफी हुई नहीं, गड़बड़ियाँ की, धोखेधड़ी की, कर्ज माफी के नाम पे इस्तगासा लगाएंगे किसान, ऐसी बातें करते रहे। और जब विधानसभा में जवाब देने की बारी आई तो कांग्रेस का दावा था कि 26 लाख किसानों की कर्ज माफी हुई है, उन्होंने रिकॉर्ड पे 27 लाख बता दिए, 1 लाख बढ़ा के बता दिए कि 27 लाख किसानों की कर्ज माफी हुई है। तो इस तरीके से उल्टे पांव बरेली हो जाता है। तो इसको जो है इनको ये समझना होगा कि यदि वाकई में गड़बड़ी है, यदि राज्य सरकार उसमें जांच कर सकती है तो सिर्फ बयानबाजी न दें। प्रदेश के गृह मंत्री हैं, उनके पास अधिकार है, वो ईओडब्ल्यू से जांच करा सकते हैं, चूंकि राज्य के संसाधन का विषय है, उनके अधिकार क्षेत्र का मामला है सरकार के, वो ईओडब्ल्यू से करा सकती है, लोकायुक्त से जांच करा सकती है, अन्य एजेंसियों से जांच करा सकती है, सीबीआई को भी इस मामले को दे सकती है। तो जांच कराएं, पुख्ता प्रमाण इकट्ठे करें, और सिर्फ ये मतलब जिस तरीके से एक राजनीतिक बयानबाजी होती है उस तक सीमित ना रहे। क्योंकि हमने देखा 2003 में उमा भारती जो उस समय मुख्यमंत्री बनी थी, उन्हें दिग्विजय सिंह पर 15,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया था और 1 रुपए का भी घोटाला साबित नहीं हुआ। अब तक पेशी कर रही है जी। ई टेंडरिंग का मामला है जो चल रहा है, शिवराज सरकार ने जांच शुरू कराई, कमलनाथ सरकार आई, उन्होंने आरोप लगाया कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जो अभी गृह मंत्री, उनके आसपास के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, लेकिन कहीं कुछ नहीं निकला, कोई भी नहीं पकड़ा गया। व्यापम घोटाले की जाँच सीबीआई कर रही है, कमलनाथ सरकार ने कही हम अपने स्तर पर जाँच कराएंगे, लेकिन वो जाँच भी नहीं शुरू कर पाए। ऐसे ही वो जो एक जांच आयोग बनाने वाले थे, जन जांच आयोग, उसका भी कोई वो नहीं निकला। तो केवल राजनीतिक दल बयानबाजी ना करें, यदि कहीं उनको सुराग मिलता है, पुख्ता सबूत मिलते हैं तो वाकई में कार्रवाई करें, प्रमाण के साथ आएँ। आरोप लगाने वाले भी प्रमाण के साथ आएँ, तो बचाव लगाने वालों को भी प्रमाण के साथ आना पड़ेगा कि भाई अब ये गड़बड़ी नहीं हुई है, जैसे आरोप लगाया जा रहा है वैसा नहीं है, ये लीगलाइज है, हमारी सदस्यता पंजी देख लीजिए आप, इतना पैसा इकट्ठा हुआ है, वहाँ से वहाँ गया है, तो ऐसे वो बता सकते हैं। यदि नहीं बता सकते हैं तो गुनाहगार हैं, तो सजा का प्रावधान है। बिल्कुल ब्रजेश जी, गुनाहगार है, सजा का प्रावधान है। गृह मंत्री कह रहे हैं सारी जांच एजेंसियां उनके पास है, पुलिस है, उनके पास सीआईडी है, ईओडब्ल्यू है, जांच की बात कर रहे हैं। लेकिन एक दिलचस्प बात यह कि कांग्रेस की सरकार दिसंबर 2018 में बनी, ये जो पैसा गया है वो 2016 से 19 के बीच का, यानी 1 साल कांग्रेस के शासनकाल का और 2 साल बीजेपी के शासनकाल का। उस समय प्रदेश अध्यक्ष भी दूसरे लोग थे कमलनाथ की जगह। तो ये जो पैसा इकट्ठा हुआ, तो ये मान सकते हैं कि बीजेपी के शासनकाल में भी कांग्रेस के पास इतनी फंडिंग थी या वो सोर्सेज थे उनके पास जहाँ से पैसा उगाया गया है। क्योंकि अगर मान लिया जाए कि 2019 में एक बड़ी रकम जुटाई गई, लेकिन 16, 17, 18 में भी जो कुछ पैसा आया होगा वो भी कहीं ना कहीं से आया होगा, तो उसकी जांच होना चाहिए। और जो प्रदेश अध्यक्ष उस समय के रहे उनकी जांच होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, अगर आपके पास प्रमाण है, अगर आप नाम लेकर बात कर रहे हैं कि राहुल गांधी की आप बात कर रहे हैं, तमाम लोगों का आप जिक्र कर रहे हैं, तो सबसे पहले एक पी दर्ज हो जाए ईओडब्ल्यू में, इसके बाद आपको भी पता है पी दर्ज हो जाएगी, जांच हो, एक एफआईआर हो, फिर जो दोषी उन पर एक्शन हो। निश्चित तौर पर मनोज जी होना चाहिए। जैसे कि पटेरिया जी बता रहे थे कि 280 करोड़ 240 करोड़ रुपए का पिछली बार इनकम टैक्स में जो छापे पड़े थे कि कांग्रेस ने पैसा भेजा है, उनमें रातुलपुरी उनके भांजे का नाम भी आया था। और ये भी बात हुई थी चुनाव के बाद कि विधानसभा चुनाव से पहले कि 240 करोड़ गए हैं वहाँ पे, कहाँ गए हैं। कांग्रेस ने ये तबादले के बाद, जब कांग्रेस की मध्य प्रदेश में सरकार थी, तो एक सवाल उठा था कि उन्होंने पैसे भेज दिए, चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, या जो भी फंडिंग वहाँ जा रही है कांग्रेस आलाकमान के या कांग्रेस कार्यालय में वहाँ जा रही, राहुल गांधी का भी नाम आया था। कुछ कोड नेम भी जिक्र थे और अनुमान लगाया गया था कि ये फला फला व्यक्ति हो सकते हैं। हाँ, रही सवाल, ये जांच होना चाहिए, निश्चित तौर पर जांच होना चाहिए, लेकिन जांच करता कौन है? हमाम में सब नंगे हैं। इन्होंने आरोप लगाए कि सिंगस्त में घोटाला हुआ, पौधरोपण में घोटाला हुआ, उन्होंने क्लीन चिट दे दी। इन्होंने जो आरोप लगाए उन्होंने क्लीन चिट दे दी। तो राजनीति में, जैसे कि पटेरिया जी कह रहे हैं कि आरोप लगा रहे हैं, ये राजनीतिक आरोप है, जैसे अभी गृह मंत्री कह रहे हैं, जबकि उनके पास पूरे संसाधन है। मध्य प्रदेश में उनके समय में भी ये घोटाला हुआ या जो गड़बड़ी हुई है, कहाँ से चंदा आया, किसने चंदा दिया। वैसे तो राजनीतिक चंदा देने का एक तय फॉर्मेट है कि आप दे सकते हो, आप तो बैंक के माध्यम से दे रहे हो, आप 20,000 से अधिक का आप चंदा। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि अगर इतनी बड़ी रकम दिखाएंगे तो फिर सवाल पूछा जाएगा कि पैसा दिया किसने। आते नहीं है, मतलब आप सूचना के अधिकार के दायरे में भी आप नहीं आ पा रहे हो, आप जानकारी नहीं दे रहे हो कि चंदा कहाँ से आया। छोटा छोटा चंदा बताते हो आप,
और बड़ा चंदा कहाँ से आया ये आपकी जानकारी छिपाते हो। तो ये सब सार्वजनिक होना चाहिए। राजनीति में जो जिन भी दलों को चंदा मिल रहा है वो सार्वजनिक करें कि हमें इस दल ने इतना चंदा दिया है। लेकिन हो सकता है इसके पीछे रंजिश भी रहती है, तो लोग नाम नहीं बताते हैं कि भैया इस दल को दिया है, हमें इस। कांग्रेस के पास ये चंदा कैसे आ गया? आप कह रहे हो कि भाई कांग्रेस मध्य प्रदेश में खत्म नहीं हुई ना, कांग्रेस का जनाधार है। तो जो उद्योगपति होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, वो भाजपा के साथ साथ मनोज जी कांग्रेस को भी चंदा देते हैं। उनको तो आज बिजनेस करना है तो उनको सबसे वास्ता पड़ता है। हो सकता है लेकिन ये जो बात आप कह रहे हैं वो कांग्रेस नहीं कह रही, वो तो कह रहे हैं गृह मंत्री को लॉ एंड ऑर्डर देखना चाहिए, रेप बढ़ रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि इसकी जांच करो। अगर आपके पास लीगलाइज चंदा आया है तो आप रसीद दे दीजिए। बिल्कुल सामने आना चाहिए उनको। जब ये बात हुई थी, चंदे वाली बात आई थी पिछली बार, खूब बवाल मचा था और ये कहा गया था 47% चंदा भाजपा को मिला है नोटबंदी के बाद। बिल्कुल। तो जब भाजपा ने भी चंदा लिया तो आप बच क्यों रह दिया? आपको 106 करोड़ रुपए का चंदा मिला तो आप सार्वजनिक रूप से कहिए कि हाँ हमें चंदा मिला, इन लोगों से लिया, ये उसमें कागजात हैं, ये दस्तावेज हैं, हमने चंदा लिया, कोई चोरी तो की नहीं है। जब एक पार्टी को इतना चंदा मिल सकता है और वो सार्वजनिक हो सकता है, तो हमने चंदा 106 करोड़ का ले लिया तो कौन सा गुनाह कर दिया? लेकिन वो उसको बचाव कर रहे हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। यदि आप छिपा रहे हो कोई चीज़, यदि आपके पास सच्चाई छिपाना चाहते हो तो जरूर उसमें कहीं ना कहीं आशंका उठती है, संदेह उठता है कि कहीं गड़बड़ी है, किस गलत तरीके से आपने पैसे अर्जित किए हैं और चंदे के रूप में दिया है। जैसे कि हम देखते हैं कि मठ मंदिरों हो जाते हैं, उनमें लोग चंदा दे देते हैं। पहले जितने साधु संतों के यहाँ छापे पड़े, टैक्स की छूट के कारण। हाँ, टैक्स की छूट के, यहाँ भी टैक्स में छूट मिलता है आपको। पार्टी को चंदा देते हो तो वहाँ भी आपको छूट मिलता है, लेकिन आप छिपा रहे हो। और जैसे कह रहे हो कि वो जांच दूसरे काम देखें, तो भाई गृह मंत्री का काम ये भी है कि मध्य प्रदेश में यदि कहीं गड़बड़ी हुई है, किसी दल ने की है या किसी व्यक्ति ने की है, या भ्रष्टाचार हुआ है, गलत तरीके से पैसे अर्जित हुए हैं, तो उसकी भी जांच करा सकते हैं वो। और यदि कांग्रेस की बात माने कि वो इस काम में ध्यान दें, कानून व्यवस्था में देखें, तो ये काम भी गृह मंत्री के आधीन नहीं आता। ईओडब्ल्यू है उनके पास, ईओडब्ल्यू से जांच करा सकते हैं। आर्थिक अनियमितताओं की जांच करती है वो, बाकायदा जांच कराना चाहिए। जैसा आपने कहा पी दर्ज कराएं, पहले प्रारंभिक जांच होगी, यदि उसमें सबूत मिलेंगे तो आगे की कार्रवाई होगी और हकीकत सामने जाएगी। यदि कांग्रेस नहीं ला रही तो भाजपा हकीकत सामने लाए, गृह मंत्री सामने लाए। बिल्कुल। प्रभु जी, एक बड़ा दिलचस्प चीज़ है, आपने भी जिक्र किया उमा भारती का, लेकिन अभी हम देखें कि 15 साल के शासन के बाद कांग्रेस ने लगातार ये कहा कि सिंगर्स घोटाला, व्यापम घोटाला, ई टेंडरिंग घोटाला, तमाम सारे आरोप लगाए। एक जन आयोग की बात हुई, 15 महीने सरकार रही, कोई एक काम नहीं हुआ और सब मामलों में क्लीन चिट दे दी गई। चाहे वो ई टेंडरिंग को छोड़ दें अगर, तो व्यापम हो, सिंगर्स, तो तमाम सारे मामलों। बीजेपी की सरकार बनी तो नरोत्तम मिश्रा के बंगले पे हमने देखा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें उन्होंने कहा था कि ये जो किसान कर्ज माफ़ी के सर्टिफिकेट है कोरे हैं, इसमें कोई पैसा नहीं दिया गया। और पिछली जो सरकार रही है 15 महीने की कांग्रेस की, उसमें जितने घोटाले हुए हैं उन सब की जांच के लिए मंत्रियों की एक कमेटी बनाई गई थी, समूह बनाया गया। तो ये कहा गया था कि जो और भी जो मामले हैं जिनमें लगता है सरकार को गड़बड़ी हुई है, भ्रष्टाचार हुआ, उनकी जांच कराएंगे। लेकिन इस सरकार को भी 8 महीने हो गए, उस मंत्री परिषद की एक भी शायद बैठक नहीं हुई है कि जिसमें ये तय बैठ के कभी ये जिक्र किया गया हो कि किन किन मामलों की जांच कराना है, किन किन मामलों में गड़बड़ी हुई हो। तो ये जो नूरा कुश्ती चल रही है कि वो जन आयोग की बात करते हैं, ये कमेटी बना देते हैं, ना वो कुछ करते हैं ना ये कुछ करते दिख रहे हैं। तो मान लिया जाए कि ये शगुफे केवल चुनाव के लिए और अभी एक सुरसुरी छोड़ी गई है और उसका रिएक्शन देखने का इंतजार है, और आगे भी केवल बयानों में मामला सिमट जाएगा, कोई FIR नहीं होगी, कोई दोषी नहीं साबित होगा, ना कोई जाँच होगी। मनोज जी, जो आपने जो आखिरी बात कही वो बिल्कुल जायज़ लगती है कि ना कोई FIR होगी, ना कोई दोषी साबित होगा, ना कोई जांच होगी। क्योंकि राजनीतिक दल हैं, जो नेता हैं, उनकी मंशा तो स्पष्ट होती है। उनको स्वाभाविक तौर पर, विरोधी दल के नेता हैं, उनको टारगेट पे लेना है, तो स्वाभाविक तौर पर वो चाहते हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो। बिल्कुल। लेकिन इस पूरे में यदि हम पिछली सरकार की बात करें, उसके पहले की सरकार की बात करें या वर्तमान सरकार की बात करें, मंत्री बदल सकते हैं, मुख्यमंत्री बदल सकता है, लेकिन काम करने वाले अफसर वही थे। और अफसरशाही जो ब्यूरोक्रेसी है वो कभी भी अपने खाल में कोई सुराख नहीं होने देना चाहती है। बिल्कुल। यदि उनके एक साथी ने कोई गड़बड़ की है तो वो उसको बचाने की पूरी ब्यूरोक्रेसी लग जाएगी और उसको कहीं भी फंस रहा हो तो निकाल के बाहर ले आएगी। एक उदाहरण देता हूं मैं आपको कि यहाँ पर एक IAS अफसर हुआ करते जो रंगे हाथ नोट पकड़े गए थे जी। लोकायुक्त ने उनको ट्रैप किया था रंगे हाथ। उसके बाद उनकी बर्खास्त कर दिया गया, उनको रमेश थेटे उनका नाम, बर्खास्त कर दिया गया उनको। एक वक्त ऐसा आया, उन्हें सुप्रीम कोर्ट में अपील की और उनके जितने गवाह थे वो सब अचानक पलट गए, उनके खिलाफ जो लोग गवाह थे, और वो बरी हो गए बाइज्जत। बाकायदा फिर नौकरी में आए, फिर उन पर 20-22 भ्रष्टाचार के आरोप लगे जिनकी अभी तक जांच चल रही थी, अभी तक जांच पूरी नहीं हो पाई, वो रिटायर भी हो गए और अब वो फिल्म निर्माता बन गया। हाँ, तो ये जो होता है ये अफसरशाही का काम होता है। अफसरशाही कभी भी नहीं चाहती कि उनकी खाल में कहीं कोई सुराख हो, क्योंकि एक
अधिकारी यदि फंसता हुआ दिखेगा तो पूरी की पूरी ब्यूरोक्रेसी पर सवाल उठते हैं, क्योंकि वो लोग वैसे ही काम करते हैं। एक कोई अधिकारी एक विभाग में 3 साल 4 साल या 5 साल रह सकता है, उसके बाद तो कोई दूसरा आएगा या उसके पहले कोई रहा होगा, और जो सिस्टम काम कर रहा है वो सिस्टम काम करता रह सकता है। जिस तरीके से नरोत्तम मिश्रा जी जो कह रहे हैं वो बात बड़ी गंभीर है कि यदि बच्चों के कुपोषण का पैसा वहां पर गया है बिल्कुल, किसी ये चुनावी इसीलिए दल बड़ा में। गंभीर आरोप है। और मध्य प्रदेश में जो कुपोषण की स्थिति है जी। वो किसी से छुपी नहीं है। वो करोड़ों अरबों रुपए की योजनाएं देख ली हमने, फिर भी देख रहे हैं कि कुपोषित बच्चों की संख्या कम नहीं हो रही, चाहे वो श्योपुर हो, शिवपुरी हो, ये पूरे इलाके में। तो मनोज जी, ये बड़ा गंभीर मामला है। कुपोषण को दूर करने का पैसा यदि किसी राजनीतिक दल को चला गया है तो स्वाभाविक तौर पर ये तो जघन्य अपराध है और इसकी सजा ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। इसमें किसी को माफ़ नहीं किया जाना चाहिए, चाहे कोई अधिकारी हो, चाहे कोई राजनेता हो या कोई और अन्य व्यक्ति हो। बिल्कुल, इसके लिए तो सरकार, चूंकि अब मामला खुल गया है, इनकम टैक्स की रिपोर्ट में सब कुछ आ ही गया है, तो राज्य सरकार को पहल करनी चाहिए। और जैसा आप कह रहे हैं कि पहले एक कमेटी बनी थी, स्वाभाविक तौर पर एक मंत्रियों की समिति बनी थी, कुछ बैठकें उसकी हुई थी, फिर उसको भंग कर दिया गया, एक दूसरी कमेटी बनी। लेकिन जिस कर्ज माफी के लिए कमेटी बनी थी जांच करने के लिए, जो उन्होंने कहा था कि कोरे सर्टिफिकेट बांट दिए, उसी को उन्हीं के मंत्री, कृषि मंत्री ने खारिज कर दिया विधानसभा के वो जवाब मंत्री में। भी उसी कमेटी में, हाँ, नरोत्तम उसी मिश्रा कमेटी भी के थे और मेंबर कमल हैं। पटेल भी। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की मंशा बताती है कि या तो आप कोयल बयानबाजी के लिए ऐसे आरोप लगाते हैं, या तो नरोत्तम मिश्रा झूठ बोल रहे थे उस दिन जिस दिन वो दिखा रहे थे कि सर्टिफिकेट कोरा है, बिल्कुल, या कमल पटेल ने जो विधानसभा में जवाब दिया वो गलत है कि वो 27 लाख किसानों की कर्ज माफी हो गई। और तो ये- दिलचस्प बात है जो आप जिक्र कर रहे हैं, दोनों को वो कागज ब्यूरोक्रेसी ने उपलब्ध कराए होंगे। तो मनोज जी, ये अफसरशाही का मामला है, और जब तक राजनेता ये सुनिश्चित न कर लें कि भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाना है, तो फिर उसमें कोई भी ब्यूरोक्रेसी का अफसर कोई भी फंसे, उसको फंसने दिया जाए, उसको बचाने का प्रबंध ना हो, तो मुझे लगता है कि एक के बाद एक मामले, चाहे कमलनाथ सरकार की जो मंशा थी वो अधूरी रहने का भी कारण वही है, शिवराज सरकार की 15 साल की बात करें तब की भी वही है, और आज यदि वर्तमान में बात करें तब भी वही है। क्योंकि अफसरशाही हमेशा ये चाहेगी किसी भी मामले को जांच के एंगल पर ना पहुंचे, क्योंकि जैसी जांच शुरू होगी तो निशाना उन पर ही लगना है। क्योंकि नेता तो नीति नियंता होते हैं, कैबिनेट जो निर्णय लेती है नीतिगत निर्णय लेती है। नेता कोई कागज पर कोई ये नहीं कहता कि ये रकम को वहाँ आप दे दीजिए या ये या किसी और को बांट दीजिए। ये सारा काम अधिकारी करते हैं, अधिकारियों के स्तर पर मॉनिटरिंग का काम भी उनका होता है, क्योंकि नेताओं को केवल अधिकारी यही है, उनको नीति बनाना, नीति को देखना कि सही ढंग से काम हो रहा है या नहीं। ये जो मौके पर जाकर जनप्रतिनिधि देखते हैं तो कायदे से वो भी मंत्रियों के अधिकार क्षेत्र के बाहर का मामला है, लेकिन चूंकि जनप्रतिनिधि जनता से जुड़े हैं इसलिए वहाँ पर जाते हैं, देखते हैं, वो जब सवाल करते हैं तो गमियाँ दूर होती हैं। यदि अफसरशाही अपना काम ईमानदारी से करे तो मुझे नहीं लगता कि कोई बांध फूटेगा, मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई नाली यदि 5 किलोमीटर की बननी है तो 2 किलोमीटर बन के ही रह जाएगी, कहीं सड़क के गड्ढे हो जाएंगे 6 महीने के अंदर, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी के काम में गड़बड़ी है। और इसके बारे में सरकार चलाने वालों को, खासकर जो मंत्री हैं या राजनेता हैं, उनको सख्ती दिखानी पड़ेगी। चाहे अभी नरोत्तम मिश्रा जो कह रहे हैं उस पर करें, चाहे शिवराज सिंह जो कह रहे हैं उस पर करें। एक बार काम करके तो देखें, एक बार सख्ती दिखा कर देखें। मुझे लगता है कि जैसा गुजरात में नरेंद्र मोदी जी ने कहा सुधार किया था, बिल्कुल, जैसा केंद्र सरकार में अभी दिखाई दे रहा है कि वहाँ कोई अफसर, आज तक केंद्र का कोई अफसर किसी घपले घोटाले में नहीं आया 6 साल में। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जो कर रही है तो वैसा नज़ारा मध्य प्रदेश में भी दिखाई दे सकता है। एक दिलचस्प चीज़ और जानना चाहेंगे प्रभु जी दर्शकों के लिए कि जो चंदा लीगल होना चाहिए, चेक से आना चाहिए, जहाँ से भी आए वो उसका हिसाब होना चाहिए। भूपेंद्र गुप्ता उसकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि इस प्रदेश में तो अब लोग रिश्वत चेक से ले रहे हैं। तो ये अनुभव बता रहे हैं वो कि खुलासा कर रहे हैं? मुझे लगता है मनोज जी वो अनुभव ही बता रहे होंगे, क्योंकि वो मुख्यमंत्री के OSD भी रहे हैं, सरकार को बहुत अच्छे से उन्होंने देखा, सीएम सेक्रेटरीट में वो बैठे हैं, तो उनको मालूम होगा कि सरकार का कामकाज कैसे होता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की सरकार में तो किसी ने ये बात कही नहीं। इसीलिए हाँ, जी, इसके पहले भी यदि आरोप लगे तो पूर्व मुख्यमंत्री जो स्वर्गीय अर्जुन सिंह के बारे में कहा जाता है कि वो जो है किसी भी कागज पर लिख कर दे देते थे। दिग्विजय सिंह जी के बारे में कहा जाता है कि वो भी ऐसी चुटके पर लिख कर दे देते श्रीनिवास थे। तिवारी, हाँ, कई सिगरेट की पर्चियों पर लिखकर जो है नौकरियां दे दी गई, लोगों को काम कर दिए गए। तो ऐसे आरोप हमेशा कांग्रेस के नेताओं पर लगे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर ये आरोप अभी तक दिखाई नहीं दिए हैं। लेकिन भूपेंद्र गुप्ता यदि कह रहे हैं तो उनका अनुभव होगा, उसके आधार पर ही वो कह रहे हैं, उनको इसको प्रमाणित करना चाहिए। फिर बिल्कुल, आप यदि कह रहे हैं तो उसको प्रमाणित करना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई चेक से तो कोई रिश्वत लेगा, क्योंकि वो तो 1 नंबर में आ जाएगा। फिर उसको साबित करना पड़ेगा किस काम के एवज में पैसे लिए गए हैं। तो हो सकता है कांग्रेस की सरकार लेती रही हो, इसीलिए वो इनकम टैक्स के दायरे में 106 करोड़ का मामला आ गया है। अब चूंकि इसमें 2-3 OSD का नाम आ गए हैं, सलाहकार के नाम आ गए, ये भी OSD थे, हो सकता है अगला नाम इनका खुल जाए, कोई भरोसा नहीं, इसलिए वो ऐसी बातें कर रहे हूँ। बिल्कुल।
ब्रजेश जी, खुलासों की बात हो रही है कि जन आयोग भी नहीं बना, मंत्रिपरिषद की जो कमेटी बनी उसमें भी कोई नहीं, आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, लेकिन जनता जो पूरा नज़ारा देख रही है वो ये सुनती है कि जब उसके काम की बात होती है तो कहते हैं बजट नहीं है, सरकारें कहती खजाना खाली है, विधायक कह देता अभी पैसा नहीं आया है, सरकार कह देती अभी पैसा नहीं आया, टैक्स कम है। लेकिन जब ये घोटाले, अभी ये 106 करोड़ तक बहुत छोटा अमाउंट है, क्योंकि एक तो एक राशि दिल्ली भेजी गई है, मध्य प्रदेश में भी कई सारी राशि खपाई गई होगी, कई सारे होंगे, तो ये जो करोड़ों अरबों का वो बात सुनता करता है, लेकिन उसको ये लगता है कि जिसको वो चुन रहा है वो ये बात करते हैं कि घपले घोटाले में हम पकड़ेंगे, जांच करेंगे, एक्शन लेंगे, वो कुछ करता नहीं, लेकिन उसके पास विकल्प नहीं बचता। लेकिन अब जब ट्रांसपेरेंसी के इस युग में जब सारी चीज़ें आप कह रहे हो कि डिजिटल के लेन देन की बात हो रही, सब कुछ हो रही है, तो चुनाव आयोग को भी लगता नहीं कि अब कुछ एक बड़े सुधार करना चाहिए इस दिशा में, ताकि ये जो बेनामी पैसा है चंदे का, हालांकि वो अपने स्तर पर बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एक उपाय ये भी हो सकता है कि चुनाव आयोग इस चुनाव का पूरा खर्चा उठाए, ताकि एक बहुत सारे बड़े करप्शन पे एक रोक रख सकती है। मनोज जी, चुनाव आयोग निश्चित तौर पे कोशिश करता है, और पिछली बार भी जब ये बात उठी थी कि काला धन चुनाव में लगता है, तो चुनाव आयुक्त ने खुद कहा था कि इसका खुलासा होना चाहिए, चुनाव आयोग में सुधार के लिए बहुत ज़रूरी है चुनाव के लोकतंत्र, और इसी कारण खर्चे की सीमा निर्धारित की गई है। इस बार कोरोना काल में वो हुआ तो खर्चे बढ़ाए, उन्होंने बढ़ा दिया कि अक्रम इतनी रकम ज़्यादा आप खर्च कर सकते हो कोरोना को देखते हुए। लेकिन चुनाव आयोग कह सकता है, चुनाव आयोग वो नहीं बना सकता है, ये सब बनाने का काम संसद का। उनने सिफारिशें की थी कि भाई ऐसा हो कि चुनाव में कैसे काले धन को रोका जा सके, तो इस बात में लेकिन राजनीतिक दल एक नहीं होते हैं, क्योंकि जैसे कि जो मामला सामने आ रहा है, राजनीतिक दलों को जो चंदे का खुलासा नहीं करते हैं, वो यदि चंदे का खुलासा करने लगें और बताने लगें कि साहब चुनाव में ये राशि खर्च हो रही है, जहाँ हम भी देखते हैं, आप भी देखते हो मनोज जी, कि चुनाव में जो राशि खर्च होती है, जो हिसाब दिया जाता है वो बहुत कम होता है, असल में कितने करोड़ों रुपये खर्च होते हैं इसका कहीं हिसाब किताब नहीं रहता। यदि आप ये कह रहे हैं कि भूपेंद्र गुप्ता जी भी कह रहे हैं कि चंदे वैसे दिए जाता है, तो चंदा तो आज की तारीख में जो देगा, यदि उसने ज़्यादा चंदा दिया है, यदि चेक से दिया है, मान के चलो यदि रिश्वत चेक से दी है, तो उसके बैंक अकाउंट में आ जाएगा, इनकम टैक्स के दायरे में आ जाएगा, तो पता चल ही जाएगा। जिस तरह से ये छापे पड़ रहे हैं, ये भी यदि उनने चेक से ही चंदे लिए होंगे, हो सकता है इस कारण से दायरे में आ गए। रही बात जो पटेरिया जी कह रहे हैं कि सच वो होना चाहिए पूरा, तो इसमें सरकार संज्ञान ले, जिस तरह योगी जी ने और मोदी जी ने लिया है, लेकिन हमें इसके आसार नहीं दिख रहे हैं। 15 साल हमने भाजपा की सरकार भी देखी है, कम से कम 1 दर्जन मनोज जी IAS IPS अफसरों के मामले लोकायुक्त में लंबित हैं, जिनमें उन्हें अनुमति नहीं दी जा रही, और 250 करीब हम ऐसे मामले लंबित हैं जिनको सरकार को सिफारिश की गई है अनुमति कार्रवाई की देने की या चालान पेश करने की, लेकिन वो अनुशंसा नहीं करते हैं। हम देख रहे हैं कि यदि लोकायुक्त भी काम कर रहा है तो पटवारी, शिक्षक, नायब तहसीलदार कभी बड़े अधिकारियों पे हाथ नहीं डाले जाते। बड़े अधिकारियों पे जो मामले भी हैं वो सीधी रिश्वत के नहीं है, इक्का दुक्का ही आते हैं। जैसे कि आपने बताया कि एक IAS जो रिटायर हो गए हैं, उनके खिलाफ रिश्वत लेते हुए पकड़ गए थे, ऐसे 1-2 मामले ही हैं, और जो कार्रवाई हुई जोशी दंपत्ति पे हुई है। बाकी आप देखिए पूर्व CS जो अपने रहे हैं, उनके खिलाफ भी कोर्ट तक गए, उनको अनुमति नहीं दी सरकार ने। कांग्रेस सरकार आई, उनको क्लीन चिट मिल गई और उनको मुख्य सचिव बना दिया। तो इस तरह से बड़े अधिकारियों को बचाने की दिशा में सरकारें काम करती हैं। यदि ये अधिकारियों को बचाने की कोशिश ना करें और जितने अधिकारियों पे भी मामले दर्ज चल रहे हैं उनकी अनुशंसा ही कर दें कि हाँ इन पे कार्रवाई की जाए, तो मुझे लगता है कि एक मैसेज शिवराज जी दे सकते हैं, योगी सरकार की तरह, मोदी सरकार की तरह, और उससे बहुत कुछ लगाम लगेगी इस तरह के भ्रष्टाचारों पर। आप ऊपर से सफाई शुरू करोगे तो नीचे वाला तो डर के मारे वैसे ही बंद कर देगा। बिल्कुल अभी बात है, क्योंकि सरकारों को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा और सफाई ऊपर से करना होगी। तो बहरहाल इस चर्चा में आप दोनों का बहुत धन्यवाद भाग लेने के लिए। तो निश्चित तौर पर सरकारों को सोचना होगा, और आम जनता के लिए भी बड़ा शोध का विषय है कि जो राजनीतिक दल ये कहते हैं कि उनके पास पैसा नहीं है, जब छापे पड़ते हैं तो करोड़ों अरबों रुपए का फंड उनके पास मिलता है, और एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं कि वो फलाने उद्योगपतियों की हिमायती पार्टी, इसलिए उनको चंदा ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन खुद के चंदे के बारे में वो चुप्पी साध लेते हैं। तो जनता को भी जानने का है कि जब जिस प्रकार से राजनीतिक दल अपने मैनिफेस्टो जारी करते हैं, उस प्रकार से वो चंदे का पूरा एक पारदर्शी एक व्यवस्था बने कि वो अपना हिसाब किताब दे, और जो जनता से जुड़ी योजनाएं, क्योंकि ये जो फंडिंग होती है अफसरों की हो, नेताओं की हो, या जो उद्योगपति करते हैं, वो जनता के हक के पैसे से ही की जाती है। जम्मू कश्मीर का ताज़ा उदाहरण हमारे सामने है कि जब रोशनी के लिए एक एक्ट बनाया गया और हज़ारों करोड़ की ज़मीनों की बंदरवाट नेताओं ने कर ली। इस देश में ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं। तो उम्मीद की जाना चाहिए कि ये नज़ीर इस मामले में ऐसी बने कि ठोस एक्शन हो, केवल जवानी जमा खर्च ना हो, FIR, और जो वाकई में जिन लोगों ने दोषी हैं, अगर
कुपोषण का पैसा खाया हो, पोषण का पैसा खाया हो या किसी सरकारी योजना में भ्रष्टाचार किया हो, तो उनके दोषियों को सज़ा मिले, ताकि जनता को ये लगे कि जो लोकतांत्रिक सरकार उसने अपने वोट से चुनी है वो वाकई उसकी चिंता कर रही है। तो फंडिंग का फंडा में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।